हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एनालाइसिस। सेडिमेंटेशन एनालाइजिंग जैसे कि हमने पढ़ लिया था पहले जो 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं पार्टिकल साइज, उनको हम फाइन सीव से और कोर्स सीव से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं उनका हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये देखो, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यूज फॉर सोइल पार्टिकल स्मॉलर देन 0.05 75 mm, है ना। आई पार्टिकल दैट पास थ्रू दी 75 माइक्रोन सीव्स। ओके, मतलब कि 75 माइक्रोन सीव से पास करते हैं। लिमिटेशन इसकी ये है, पार्टिकल स्मॉलर देन 0.25 माइक्रोन्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय सेडिमेंटेशन ड्यू टू ब्रोमिनी मोशन रैंडम मूवमेंट। मतलब कि ये है कि जो आपके 75 माइक्रोन तो होना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट भी होनी चाहिए। यदि 0.2 माइक्रोन से यदि नीचे है तो भैया वो सेडिमेंटेशन नहीं, उसमें नहीं आएगा। सेडिमेंटेशन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ब्राउनी मोशन में करेगा, वो मतलब घूमेगा, इधर उधर घूमेगा। ठीक। फोर फोर सच अल्ट्रा फाइन पार्टिकल एक्स-रे डिफरेंशिएशन एंड डाइन एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक इट इज यूज्ड। इसमें क्या है, फोर सच अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जैसे कि एक्सरे डिफरेंशिएशन डाई एटॉमिक माइक्रोस्कोपी इसमें यूज करते हैं, है ना। तो सेडिमेंटेशन का एक प्रिंसिपल था, एक नियम था, उसमें एक स्टोक लॉ था कि स्टोक लॉ क्या था कि सेडिमेंटेशन अलायंसेस अलायंसेस इज बेस्ड ऑन ए स्टोक लॉ। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस है वो बेस्ड है स्टोक लॉ पर, विच डिस्क्राइब द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल इन ए फ्लूइड। मतलब जाहिर सी बात यह है कि जो सेटलिंग जो वेलोसिटी है उसकी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस कुछ नहीं है, उसमें यही था कि वो स्टोक लॉ के बारे में बता रहा है। बस इसका फर्क इतना है कि ये 0.075 mm से लेके या 75 माइक्रोन से लेके 0.2 mm के माइक्रोन तक के पार्टिकलों को एनालिसिस करता है। उससे छोटे उससे बड़े नहीं करेगा। देखो, 75 माइक्रोन से तो बड़े हमारे हो गए हैं, और उससे 0.2 माइक्रोन से नीचे जो होगा वो हम ब्राउनी मोशन होता है। ठीक है, फोर सच अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स एक्सरे डिफरेंशिएशन और डायटोमिक माइक्रोस्कोपी की यूज। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि एक बार देख लेते हैं इसमें। ये समझो, देखो स्टोक लॉ कहना क्या चाह रहा है। स्टोक लॉ डिस्क्राइब द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल इन द फ्लूइड अंडर लैमिनार फ्लो कंडीशन। ये भी लैमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए कि वो उल्टा सीधा बह रहा है। मतलब लैमिनार हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो उसकी, या कांस्टेंट हो वो। तो मतलब कि सेटलिंग वेलोसिटी, एक मिनट में बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डी स्क्वायर के। मतलब सेटलिंग वेलोसिटी इज ए स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल इन ए फ्लूइड अंडर लैमिनार फ्लो कंडीशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सेटलिंग वेलोसिटी किसके सॉरी किसके प्रोपोर्शनल होता है? डी स्क्वायर के। अब हमें पता ही है स्टोक लॉ क्या है। स्टोक लॉ जैसे कि ये मैंने पिछले इसमें भी है, वी एस बराबर G-1 इंटू यूनिट वेट इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 18 डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। वी एस क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी। जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। ये क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, जो हम टिपिकल 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। डी स्क्वायर हमारा डायमीटर ऑफ पार्टिकल, और जो ये है यू, इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये बोलोगे अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? बेटा डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए देखो समझते हैं पहले। देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब गतिक श्यानता। ठीक है, it measures the internal resistance of a fluid to flow thick of it as how thick and sticky and fluid। मतलब कि कोई फ्लूइड यदि बह रहा है और उसको रोकने का जो काम कर रहा है वो होता है, बहने वाले को रोकने का कार्य करता है डायनेमिक विस्कोसिटी। जैसे डायनेमिक आप जानते हो मोशन, और विस्कोसिटी मतलब
कि जो विस्कस कर रहा हो, जो रोक रहा हो, जैसे हनी आपकी बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसको साइंस की भाषा में गाढ़ा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं विस्कस है बहुत ज़्यादा। तो कौन सी विस्कस है? क्योंकि हनी जो है वो बहने से रुकता है, मतलब हनी एक जगह जहाँ रुक जाएगा वहीं रुक जाएगा, वो मोशन नहीं करेगा, तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। तो ये है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर क्या है? शेयर स्ट्रेंथ अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन में डी वाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम के एस यूनिट में है न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल पर सेकंड। इसको हम पोज में भी करते हैं, वन पोज बराबर होता है 0.1 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल भी लिख रखा है कि हनी हैज़ ए हाई डायनेमिक विस्कोसिटी, वाटर हैज़ ए लो डायनेमिक विस्कोसिटी, ये होता है। ठीक है, एक होता है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी मतलब ये है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू फ्लूइड डेंसिटी, इट इज सो इजीली ए फ्लूइड फ्लो अंडर ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के अंदर जब हमारी फ्लूइड आसानी से फ्लो होने लग जाए, आसानी से बहने लग जाए, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड डेंसिटी, मतलब ये रेशियो है डायनामिक विस्कोसिटी का अपॉन में फ्लूइड विस्कोसिटी। तो ये हो गया डायनेमिक, ये होता है फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, इसको हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में इसकी यूनिट है, और इसको सीजीएस यूनिट में स्ट्रोक के नाम से भी डिनोटेट करते हैं। एक स्ट्रोक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एग्जांपल है, जैसे कि दो फ्लूइड है और वो उनकी सेम डायनेमिक विस्कोसिटी है, और एक लाइटर वन है मतलब लोअर डेंसिटी है, और विल हैव ए हायर विस्कोसिटी। मतलब समझ रहे हो कि यदि दो फ्लूइड हैं, उनकी सेम डायनेमिक विस्कोसिटी है, और एक का हम कह सकते हैं कि एक हायर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है लोअर डेंसिटी के हिसाब से। तो मैं एक बात बता देता हूँ, विस्कोसिटी क्या चीज़ है इसलिए बताया था। और ये हमारी सबसे बड़ी बात, स्टोक्स लॉ टेम्परेचर बेस्ड विस्कोसिटी भी है। ठीक है, जैसे कि एक बार समझ लो कि U बराबर हमको पता है कि कितना आया, ये डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है 0.01 पोज, मतलब पोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 10⁻⁻1 10⁻³ न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर, ये भी है। ठीक है, और जी पर हमारे क्या है 2.65, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 1 क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है, और हमारी जो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है 9.81। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं, इसको हम यदि ये किलोमीटर में, यदि इसे हम उसमें बदल देंगे मीटर में, तो इसकी करेंगे 10⁻³ से वो डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 18। ये 18 कहाँ से आया? ये 18 बेटा हमारा क्या है, 18 इंटू 0.1 मिनट समझो, 1 मिनट। अच्छा, 18 फॉर्मूले में, ये देखो, ये 18 में ये फॉर्मूला ये है ना, G-1 यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डी 18 डायनेमिक विस्कोसिटी, तो ये 18 ही वहाँ से आया। समझो, मैं इरेज कर देता हूँ पहले। मतलब 2.65 हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वन माइनस ये हो गया, मतलब G-1 यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में डी स्क्वायर, मतलब इंटू डी स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 18 डायनेमिक विस्कोसिटी ये। ठीक है, तो हमारे जी ये हो गया। ठीक है,
तो 2.65 माइनस 1 ये हो गया, इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू, मतलब 0.01 इंटू 10⁻माइनस के क्या 1। ठीक है, हम सबको पता है, मतलब ये बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है ये इतनी होती है। ठीक है, इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी हमारी कितनी होगी 0.9 डी स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड, और यदि हमारी 27 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी 1.05 डी स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड। ये हो गई लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, मतलब कि अजम्पशन है ए स्फेरिकल पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल है उसमें। ठीक है, जैसे स्टोक लो अज्यूम पार्टिकल आर परफेक्टली स्फेरिकल। ठीक है, इन रियलिटी फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल आर फ्लैकी और रेगुलर विच इफेक्ट सेटलिंग बिहेवियर। ठीक है, मतलब ये है कि स्टोक लॉ का ये है कि जो पार्टिकल है वो हमारा स्फेरिकल पार्टिकल होना चाहिए, मतलब जो पार्टिकल है वो गोल गोल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्टोक लॉ का इज्यूम है। जब रियलिटी ये है कि फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल जो वो फ्लैकी ना रेगुलर के होते हैं, विच इफेक्ट सेटलिंग बिहेवियर। अब समझो दूसरी बात, इसका दूसरा अजम्पशन था कि इन इन इनडेफिनेट मीडियम ऑफ अजम्पशन, मतलब कि यदि जैसे कोई ये हमारी बार है और इसमें हमने सॉइल पार्टिकल डाले, तो ये जो सेटलिंग हो रहे हैं, ठीक है, ये सेटलिंग हो रहे हैं, तो ये जो ये है ना ये इनडेफिनेट माना, ये मतलब इनडेफिनेट मीडियम होना चाहिए, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। और देखो यहाँ तो बाउंड्री है, लेकिन दिस लॉ अज्यूम सेटलिंग ऑकर इन एन इनडेफिनेट फ्लूइड मीडियम। ठीक है, बट इट इज प्रैक्टिस वी यूज ए finite sedimentation jar which introduce boundaries effect। ठीक है, डिसइंटीग्रेट सेटलिंग अजम्पशन, मतलब कि इसमें क्या था कि स्टोक लोग ने अज्यूम किया इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल डिपेंडली, मतलब जो भी आपके इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो सेटल करेगा स्वतंत्र। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि एल्गोरिथम और फल्कुलेशन अकर अल्टरनेटिंग सेटलिंग वेलोसिटी। ओके, वैलिड साइज रेंज, मतलब कि साइड रेंज ये था कि स्टोक लॉ के हिसाब से कि 0.1 mm से लेके 0.2 माइक्रोन तक होगा, मतलब ठीक है, यदि 0.1 mm से ऊपर होगी तो उस पर ग्रेविटी काम करने लग जाएगी, तो फ्लो वो बिकम टर्बुलेंट में काम करेगी, और 0.2 माइक्रोन से कम नीचे होगी तो वो ब्राउनी मोशन में काम करेगी। ठीक है, फिर वो अच्छी तरीके से सेटल नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें थी। अब आते हैं जनरल प्रोसीजर ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जैसे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज्ड टू सोल्व पार्टिकल स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, दोज पास थ्रू द 75 माइक्रोन sieve आर टू फाइंड फोर sieve एनालिसिस। मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस, मेथड हमारे सेडिमेंटेशन एनालिसिस के मेथड हैं दो प्रकार के, तो है पिपेट मेथड। पिपेट मेथड में क्या करते हैं, पिपेट यूज टू एक्सट्रैक्ट सॉइल सस्पेंशन एट फिक्स टाइम डेप्थ एंड टाइम्स, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड ड्यू टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और हाइड्रोमीटर में क्या है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सस्पेंशन based on Stokes law. The reading help calculate the percentage of a particle finer than given size. Method of preparation of soil suspension, जैसे कि आप सबको पता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन सेम और बोथ पिपेट एंड हाइड्रोलिक मेथड, मतलब ये है
कि सबसे पहले हम उसको प्री ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों में ही पहले करेंगे रिमूव ऑर्गेनिक एंड कैल्शियम कंपाउंड टू प्रिवेंट एल्गोमेरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, स्टेप यह है एडिंग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट लाइक H2O टू ऑक्साइड एंड रिमूव ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ठीक है, एड 0.2 है ना एन HCl टू डिजोल्व टू रिमूव कैल्शियम कंपाउंड। पहले स्टेप में ये करते हैं, यदि हमारी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो हम हाइड्रोस पेरोक्साइड मिला के उसको रिमूव करते हैं, और यदि हमारी कैल्शियम कंपाउंड है तो उसमें 0.2 नाइट्रेट HCl मिलाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं प्रिपेयरिंग दी सॉइल सस्पेंशन। यदि आपकी पीपेट मेथड है तो उसमें 12 से लेकर 30 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेते हैं और मेकअप करते हैं 50 ml टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, और हाइड्रोमीटर मेथड है तो उसमें करेंगे हम 24 से 60 ग्राम ऑफ ए सॉइल सैंपल, लेकिन इसको मेकअप करेंगे 1000 ml टोटल वॉल्यूम से। इसमें 50 ml, इसमें 1000 ml, मतलब इसमें 1 लीटर, इसमें आधा लीटर। उसमें 12 से 30 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, इसमें हम लेंगे 24 से 60। पोस्ट ट्रीटमेंट में यही है कि प्रिवेंट फ्लोकुलेशन ऑफ अ फाइल पार्टिकल विच इज स्टिकी। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे डिस्पर्सिंग डिफ्लोकुलेंट एजेंट सच एज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट। मतलब समझ रहे हो, ये चीज मिलाएंगे जो फ्लोकुलेंट, जो गुच्छे नहीं बनने देंगे। जैसे कि एक होता है फ्लोकुएंट, फ्लोकुएंट मतलब जो गुच्छे बनाता है, ये हमें भी डालना पड़ेगा डीफ्लोकुएंट, जो गुच्छे नहीं बनाएगा, उनको अलग अलग करेगा। बस इसका रिवर्स है, जैसे ये हमारे गुच्छे बन रहे हैं ना, तो इनको अलग अलग करेगा। ठीक है, ये है आपका। अब आते हैं पीपेट मेथड पर। पीपेट मेथड क्या करता है, ये सॉइल पार्टिकल एनालिसिस समझो कि टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइल पार्टिकल क्लेंसिल्ट इन ए सॉइल सैंपल्स यूजिंग सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल। मतलब कि आपका जो टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन पार्टिकल सॉइल सैंपल, मतलब यही है कि इसका पर्पस यही है कि फाइन पार्टिकल को सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल में यूज करते हैं। जैसे कि सॉइल सस्पेंशन प्रिपरेशन, सॉइल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर विद ए डिस्पेंसिंग एजेंट टू प्रिवेंट फ्लोकुएशन। ठीक है, 10 ml of suspension is extracted from a fixed depth, usually that centimeter at a same interval। इसमें क्या है, हमको 10 ml सस्पेंशन लेना पड़ता है और फिक्स डेप्थ लेनी पड़ती है 10 सेंटीमीटर एट ए सेम टाइम टेम्परेचर पर। दिस डेप्थ इज critical because particles settle at a different rate depending on their size। अब आते हैं ड्राइनिंग एंड वेजनिंग। दिस सैंपल इज ओवर ड्राइड टू डिटरमाइन द मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, बेस्ड ऑफ स्टॉक लोग डाइवर्टी समझ रहे, सैम्पलिंग। इसमें हम जो ये जो लेंगे ना, ये हम कांस्टेंट वो लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 18 है ना, विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, जो सैंपल की डेप्थ होगी वो GS मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी -1, ये तो हमें पहले ही पता था। G क्या है, ग्रेविटी ऑफ एसिलेशन इनटू T क्या है, टाइम हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें बस ये है कि हम जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे वो प्रॉपर फिक्स्ड डेप्थ पे करेंगे। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इसमें क्या है, डिटरमिन पार्टिकल परसेंटेज ऑफ सस्पेंशन फेज हाउ फार इज सेटल डाउन। मतलब ये है कि धीरे धीरे कुछ समय बाद वो सेटल होने लग जाएंगे ना, तो हम कांस्टेंट डेप्थ पर उसकी हम निकाल देखेंगे कि हमारा कितना सॉइल के पार्टिकल आए। ठीक है, जैसे कि ये एट ए डिक्रीज एट टाइम इंक्रीज तो कोर्स पार्टिकल सेटल फास्टर। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बड़े पार्टिकल है वो जल्दी सेटल होंगे, लिविंग फाइनर पार्टिकल सस्पेंड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये रहे। पहले हमने देखा कि जो पार्टिकल थे हमारे वो ऊपर थे, है ना, तो 13/10 13/500 हमने 500 ml का इसमें लिया है ना, तो इसमें यही लेना पड़ता। देखो क्या है इसमें फॉर्मूला कि MD अपॉन में VP। MD क्या है इसमें, मास ऑफ सॉलिड सेटल एट ए
एच सी इन ए टाइम, बट देखो एच सी मतलब ये कांस्टेंट जो भी आएंगे एम डी, ठीक है। वीपी क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एज ए, जितना ये वॉल्यूम रहेगा इस इतने इसमें, ठीक है। और एम डी हमारा कितना पूरा, अब एम डी हमारा वो पूरा हो जाएगा ये जो वाला टोटल मास ऑफ सॉलिड, टोटल मास ऑफ सॉलिड। और वो इसमें भी क्या है टोटल, मतलब इसका मास इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कैसे करा है, 13 यहाँ है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर है। भाई इसकी तो 10 सेंटीमीटर होगी ना, कांस्टेंट है, ठीक है। 13 पार्टिकल आए, और 13 × 500, तो ये 100% अभी वो है, ठीक है, परसेंटेज फाइनल। और यदि थोड़ी देर बाद फिर हमने देखा 13/10, 13/500 हुई है, जब भी सोच वही है। फिर हमने कहा कि 8 × 10 मतलब 8 हमारे मास ऑफ सॉलिड आया, अपॉन फिर ये 61% हुआ, फिर 30%, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हमारे सेटल डाउन होते रहेंगे, ठीक है। ये चीज बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्या, डीप फ्लोक्वेंट एजेंट, ठीक है। डीप फ्लोक्वेंट एजेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ये है कि हाइड्रोमीटर आपने देखा होगा, जो दूधिया अपने दूध की ग्रेविटी जानने के लिए करते हैं, वो है हाइड्रोमीटर। आप समझते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग इन सॉइल सस्पेंशन एनालाइज, ठीक है। इसमें क्या है, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग ये है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं। पीपेट मेथड में जो सैम्पलिंग डेप्थ थी वो फिक्स रहती है, इसमें वेरिएबल करते हैं हम, ठीक है। कैलिब्रेशन नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें ये है, इसमें सेडिमेंटेशन है, इसमें सेडिमेंटेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ड्यूटेन वो है जो 10% फाइन पार्टिकल रुक जाते हैं, ठीक है, 10% है हमारे 100% में से। D30 वो है जो 30% पार्टिकल ऑफ ए फाइनर देन साइज, ठीक है। ये एलन हेजन के नाम पर रखे गए हैं, D10 जैसा साइज है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब कि CU बराबर है D60/D10। यदि हमारी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 आई तो इसका मतलब यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल है। कोफिशिएंटी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज़्यादा आई तो वेल ग्रेडेड है, ठीक है। 4 से ज़्यादा आई तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है। और हायर CU आई तो इसका मतलब ये है बेटर ग्रेडिएशन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आया तो इसका मतलब ये है D30² में D60, ठीक है। CC कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 है, CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। गैप ग्रेडिड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है।